विकास के इस दौर में आंकड़ों का खेल सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। धरातल पर विकास दिखे न दिखे, परंतु आंकड़ों के हवाले से लगातार सुखद सूचनाएं आती रहती हैं। मानो ऐसा लगता है कि विकास की डोर इन आंकड़ों में ही उलझ के रह गई है। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और मैं हूं श्रीनिवास कुमार। आज जिन टॉपिकों पे मैं चर्चा करूंगा वो अर्थशास्त्र के 10th क्लास के अध्याय 1 से संबंधित है। अध्याय 1 का ही आज 5वां भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आज जिन टॉपिकों पे मैं चर्चा करूंगा उनमें से पहली जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। दूसरा टॉपिक पर कैपिटा इनकम। तीसरा टॉपिक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और अन्य टॉपिकों को भी मैं इस क्लास में सम्मिलित करूंगा। तो समय न गवाते हुए सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि देश का विकास विभिन्न आंकड़ों वाले आयामों पर निर्भर करता है। उन आयामों की ही चर्चा इस क्लास में मैं करूंगा। आज का टॉपिक मुख्य जो है वो है आर्थिक विकास की माप और विविध सूचकांक। आर्थिक विकास की माप अर्थात मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिफरेंट इंडेक्स। कौन कौन से ऐसे इंडेक्स हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी मदद से देश का विकास निर्धारित किया जाता है, यानी कि कौन कौन आयाम हम देश के विकास के लिए खंगालते हैं। उन आयामों में सबसे पहला जो विकास का आयाम है वो है राष्ट्रीय आय। यानी देश का विकास आप तभी जान सकते हैं जब उस देश की राष्ट्रीय आय आपको पता हो। यानी देश का राष्ट्रीय आय जितना अच्छा होगा वो देश उतना ही विकसित होगा। अगर कम है राष्ट्रीय आय तो देश विकासशील या अविकसित की कैटेगरी में आएगा। अब बात आती है नेशनल इनकम की। जो पहला आंकड़ा है आर्थिक विकास से संबंधित, यानी कि आर्थिक विकास को मापने का सबसे पहला जो तरीका है वो देखिए आप, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अब समझना 10th क्लास का, चूंकि ये क्लास है इसलिए बहुत विस्तृत नहीं जाना है। अगर जाना भी है तो अगले अध्याय में जाना है। इस अध्याय में आपको बस इस टॉपिक से यही जानना है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, और उसमें से कुछ जीके के सवाल हैं जो आपको जान लेने हैं। तो जानिए कि नेशनल इनकम क्या होता है। एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सा स्पष्ट परिभाषा है कि एक वर्ष की अवधि में, अब एक वर्ष का जो वित्तीय काल है, एक वर्ष की जो अवधि है, एक वर्ष का वित्तीय काल, एक वर्ष आप लोग लेते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक, परंतु जब यहां एक वर्ष का मतलब एक वर्ष का वित्तीय काल, वित्तीय काल क्या होता है या वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च ये देश का वित्तीय काल कहलाता है या वित्तीय वर्ष कहलाता है। यानी 31 मार्च को पूरे देश के संस्थानों में क्लोजिंग का काम चलता है, यानी आंकड़ों को समेट लिया जाता है, या यूं कहें कि खाता बही सब समाप्त किया जाता है। कितना आया कितना गया सारा आंकड़ा डिटेल निकाल लिया जाता है। तो ये देश की वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। यहां से 1 नंबर का सवाल आएगा कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या है। ऑप्शन देगा 1 अप्रैल से 30 मार्च, 1 अप्रैल से 5 अप्रैल, इस तरह से एक ऑप्शन ये भी रहेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च ये भारत का वित्तीय वर्ष है। अब राष्ट्रीय आय का मतलब एक वर्ष की अवधि में, पूरा एक वित्तीय वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य। देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी चीजों का उत्पादन हुआ, जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, उसका मौद्रिक मूल्य, यानी कि लास्ट में वो मार्केट में किस मूल्य पर बिकता है वो मूल्य, और सेवाओं
सेवा, सेवा आप पिछले क्लास में समझ चुके होंगे सेवा के बारे में। सेवा का मतलब डॉक्टर साहब आपकी सेवा करते हैं, बदले में फीस लेते हैं। कोई कंप्यूटर चलाने वाला आपको सेवा देता है, बदले में फीस लेता है। स्कूल वाले सेवा देते हैं, पढ़ाते हैं और बदले में फीस लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सेवा देती हैं, बदले में फीस लेती हैं, और उस इनकम का वो लेखा जोखा सरकार को बताते हैं, यानी कि इनकम टैक्स फाइल करते हैं। अगर वो टैक्स के दायरे में आते होंगे तो वो सरकार को टैक्स चुकाएंगे। तो उन पैसों का भी, यानी वस्तुओं और सेवाओं दोनों के मौद्रिक मूल्य का योग जो होता है वो है राष्ट्रीय आय। अब देश की सीमा के अंदर टोटली आय निर्धारित होता है। अगर देश की सीमा आप समझते होंगे ये है, नहीं, समुद्र के अंदर भी लगभग 12 नॉटिकल मील तक हमारे देश की सीमा है। अगर यहाँ से भी कोई चीज़ का उत्पादन होता है तो उसका भी जो लास्ट मौद्रिक मूल्य होगा, जो मार्केट प्राइस होगा, उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा। खैर, ये बहुत विस्तृत विषय है। अगले क्लास में इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, उसमें मैं विस्तृत बताऊंगा। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में सिर्फ इतना जानिए कि राष्ट्रीय आय होता क्या है। तो एक वर्ष की वित्तीय अवधि के अंदर देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, जो लास्ट मूल्य होता है, उसका योग जो है, उसको सबको जोड़ेंगे जब, तो वो निकलेगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम से संबंधित 1 नंबर का सवाल जो आपसे पूछ सकता है। पहला सवाल, नेशनल इनकम ये कौन निकालता है? कौन सी संस्था भारत में है जो राष्ट्रीय आय की गणना करती है? तो वो संस्था है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि CSO। इसे हम हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी कहते हैं। तो ये वो संस्था है जो देश के राष्ट्रीय आय की गणना करती है। इस संस्था की स्थापना 1951 में की गई थी। तो ये 2 सवाल, संस्था की स्थापना कब और ये संस्था क्या काम करती है? राष्ट्रीय आय की गणना करती है। अब भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो वो व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1968 यानी कि 1968 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब बहुत ही प्रचलित है और इस किताब में दादा भाई नौरोजी ने देश में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना का प्रकाशन किया। यानी पूरे देश के राष्ट्रीय आय को उन्होंने निकाल कर बताया कि इतना राष्ट्रीय आय देश का है, और पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति, अगर एक एक व्यक्ति पर बांट दिया जाए उस पैसा को, तो लगभग एक व्यक्ति एक साल में 20 रुपया कमाता है। ये घटना कब की है? 1968 की है। 1968 में एक साल में एक व्यक्ति 20 रुपया मात्र कमा पाता था। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय निकालने का काम किया है वो है दादा भाई नौरोजी। ये देश के उद्योगपतियों में से एक थे। तो इन्होंने कब किया? 1668 में। किस पुस्तक में इन्होंने इस राष्ट्रीय आय का प्रकाशन करवाया? प्रॉपर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहां से ये इतना सारा जीके। वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत का वित्तीय वर्ष है। ये ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ से जो 1 नंबर का सवाल है वो, और एक लघु उत्तरीय प्रश्न राष्ट्रीय आय क्या होता है वो मैंने आपको बताया। अब राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है ये अगले अध्याय में विस्तृत इस पर चर्चा होगी। अब आते हैं कि देश का विकास और किन चीज़ों के आधार पर तय किया जाता है। पहला तो हो गया राष्ट्रीय आय के आधार पर तय किया जाता है कि कोई देश कितना विकसित है, कितना विकासशील है, मतलब विकासशील है या अविकसित है, इसके लिए राष्ट्रीय आय निकालना जरूरी है। दूसरा है जो आयाम वो है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम। इसे औसत आय या एवरेज इनकम भी कहते हैं। तो एवरेज इनकम अगर पूछे, औसत आय पूछे, तो आप समझिएगा कि ये प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम ही पूछ रहा है। अब पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय क्या है?
सपोज कीजिए आपके घर में 20 लोग हैं और ये 20 लोग मिलकर, आपके घर में टोटल 20 लोग हैं और 20 लोग मिलकर अगर 10,000 रुपया कमाते हैं, 10,000 रुपया कमाते हैं, तो एक व्यक्ति कितना कमाएगा? तो 10,000 बटा में 20 व्यक्ति, तो 20 पाँचे 100, यानी कि कटवाएंगे तो 20 पाँचे 100, यानी कि 500 रुपया एक व्यक्ति कमाया। यानी कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति जो आय है वो 500 रुपया उस घर का हुआ। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने का जो सूत्र है वो है कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। पूरे देश में राष्ट्रीय इनकम कितना हुआ एक वित्तीय वर्ष में, और उस वित्तीय वर्ष में देश का टोटल पॉपुलेशन यानी जनसंख्या कितना था, उससे भागा दे देंगे, जितना आएगा वो आएगा प्रति व्यक्ति आय या औसत आय देश का। क्लियर है? प्रति व्यक्ति आय का मतलब समझे कि नहीं समझे? प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति देश में कितना कमाता है, एक व्यक्ति देश के अंदर कितना पैसा अर्न कर रहा है, ये प्रति व्यक्ति आय है। घर का भी आप प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं, अपने जिला का भी निकाल सकते हैं, राज्य का भी निकलता है। तो बस करना क्या है, जैसे घर का निकालना है तो टोटल इनकम बटा में टोटल पॉपुलेशन, वैसे ही राज्य का निकालना है तो टोटल राज्य का इनकम बटा में टोटल पॉपुलेशन राज्य का, भागा दे दीजिएगा, जितना आएगा वो ही है प्रति व्यक्ति आय या औसत आय, एवरेज इनकम। अब बात आती है एवरेज इनकम से संबंधित कुछ आंकड़ों की। ये प्रति व्यक्ति आय, ये विश्व बैंक, वैसे तो देश की संस्थाएं भी जारी करती हैं, राज्य की संस्थाएं भी जारी करती हैं, लेकिन विश्व बैंक भी इसको जारी करता है। आपकी पुस्तक में चूंकि विश्व बैंक की ही चर्चा है इसलिए मैंने आंकड़ा वहीं से आपको दिया है। तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसे कहते हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2010 के अनुसार, 2010 का आंकड़ा है कि देश में प्रति व्यक्ति आय जो था उस वक्त वो था $1340 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। यानी एक वर्ष में एक व्यक्ति 2010 में विश्व बैंक के अनुसार एक भारतीय $1340 कमाता था। उसके बाद विश्व बैंक, यानी कि विश्व बैंक के 2011 रिपोर्ट के अनुसार ये इनकम बढ़ के $1410 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गया। उसके बाद 2016 में ये $1670 प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गया। उसके बाद 2020 में $2338 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गया। तो इस तरह से देश में प्रति व्यक्ति आय आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ते गया है। तो प्रति व्यक्ति आय अगर देश का बढ़ता है तो समझिए कि देश की तरक्की हो रही है, देश का विकास हो रहा है। अब बात आती है कि ये तो देश स्तर की बात हुई, राज्य, पूरा देश भी राज्य के अनुसार प्रति व्यक्ति निकालता है कि किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितना है। ये हमारी भारत सरकार आंकड़ों को इकट्ठा करके फ्लैश करती है आंकड़ा कि कौन सा राज्य प्रति व्यक्ति इनकम में सबसे ऊपर है और कौन सा राज्य सबसे नीचे है, और हेरार्की क्या है, यानी कि 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे, इस तरह से पूरा निकालता है वो। उसमें केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे जो प्रदेश हैं, जो राज्य हैं, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को सम्मिलित करके निकाला जाता है। तो आप 2 चीज़ें बस याद रखिए कि देश के अंदर 2018-19 के अनुसार, ये आंकड़ा अगर पूछेगा यहाँ से सवाल तो यही 2018-19 का ही आंकड़ा पूछेगा। तो 2018-19 के आंकड़े के अनुसार देश में गोवा आपको पता है ना, गोवा छोटा सा एक राज्य है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा राज्य, मुख्यतः पर्यटन वाली अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, यानी घूमने फिरने लोग जाते हैं। संसाधनों का बहुत ज़्यादा बहुलता नहीं है, हालांकि संसाधन हैं वहाँ कुछ। खैर, तो 2018-19 के आंकड़े के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की सबसे ज़्यादा है, तो वो है गोवा। गोवा
राज्य का प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर सबसे ज्यादा है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो वो है अपना बिहार। अपना बिहार। अब अगर इनकम को देखा जाए तो गोवा में प्रति व्यक्ति जो आय है एक वर्ष में वो है 4,58,304 रुपया, यानी कि एक व्यक्ति गोवा का एक वर्ष में 4,58,304 रुपया कमाता है। जबकि सबसे निचले पायदान पर बिहार है और बिहार में एक व्यक्ति एक वर्ष में 43,822 रुपया ही मात्र कमा पाता है। यानी कि एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में मात्र 43,822 रुपया ही बिहार के लोग कमा पाते हैं। वहीं गोवा का देख लीजिए 4 लाख है, तो बहुत ही डिफरेंस है। इसी कारण बिहार सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम में है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे के पायदान पर है, और गोवा सबसे ऊपर के पायदान पर है। और भी राज्य सिलसिलेवार हैं। तो ये था 1 नंबर का जहां जहां से उठने वाला सवाल था वो। आप खास करके देखिए, पूछेगा अगर सवाल तो पूछेगा, पहला सवाल लघु उत्तरीय राष्ट्रीय आय क्या होता है, दूसरा पूछ सकता है प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, या पूछ सकता है औसत आय क्या होता है। अब 1 नंबर का सवाल यहीं से पूछेगा कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है, उस संस्था की स्थापना कब हुई, सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस व्यक्ति ने की, किस पुस्तक के द्वारा की, और वित्तीय वर्ष क्या है भारत का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपसे पूछ सकता है 1 नंबर का सवाल कि प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू क्या होता है। तो आप सूत्र बस याद रखिए, कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। अब इसके आगे हम HDI पर चर्चा करेंगे। देश के विकास को मापने का तीसरा जो सिंबल है वो है HDI, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसे हिंदी में मानव विकास सूचकांक कहते हैं। देश कितना विकास किया है, विकसित हो रहा है, अविकसित है, विकासशील है, इसके आंकड़े के अनुसार सेट किया जाता है कि देश किस स्थिति में है। ये नए रूप में इजाद किया हुआ एक ऐसा आंकड़ा है जिसमें बहुत मुख्यतः 3 चीज़ों को लिया जाता है। पहला, एजुकेशन, देश का एजुकेशन कैसा है उस अनुसार, मतलब उसको, उस आंकड़े को लिया जाता है। दूसरा है लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेशन, यानी कि जीवन प्रत्याशा, यानी कि जीने का उम्र औसतन कितना है किसी देश का, वो लिया जाता है। और तीसरी जो चीज़ ली जाती है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जीवन का स्तर कैसा है, या यूं कह लीजिए उसको पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय लिया जाता है। इन 3 चीज़ों को लेकर ये आंकड़ा तैयार किया जाता है और इसके आधार पर देश को रैंकिंग के अनुसार कैटेगराइज किया जाता है कि कौन किस रैंक में आएगा। खैर, इसको बढ़िया से समझते हैं ऐसे। मानव विकास सूचकांक ये भी आर्थिक विकास को मापने की एक इकाई है या एक धुरी है। क्या है ये? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, की एक संस्था है UNDP, यानी UNO की एक संस्था है या एक डिपार्टमेंट है UNDP। पूरा नाम इसका होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी संस्था के द्वारा, यानी कि UNO के UNDP संस्था द्वारा महबूब उल हक, ये नाम याद रखिएगा, महबूब उल हक ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और पाकिस्तान के रहने वाले हैं। महबूब उल हक के निर्देशन में 1990 में पहली बार HDI प्रकाशित हुआ था। यानी कि HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको इजाद करने का, इसको लाने का जो श्रेय है वो महबूब उल हक को जाता है और ये पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। तो UNDP ने इन्हीं के निर्देशन में HDI 1990 में प्रकाशित किया, या HDI को 1990 में इजाद किया। और कोई देश विकसित है, अविकसित है या विकासशील है,
उसको नापने में इस इंडेक्स का भी यूज किया जाता है। अब ये इंडेक्स क्या है, इस इंडेक्स के अंदर क्या होता है? इस इंडेक्स में 0 से 1 के बीच स्कोर किया जाता है। 0 से 1 के बीच का स्केल है और इस 0 से 1 के बीच के स्केल में कौन कितना अंक पाता है, यानी कौन किस स्केल पर है। अब अगर देखिए 0 से 1 तक हम ले जाएं यहाँ तो 0.1, 0.2 ऐसे 0.3, 0.4 ऐसे करके 1 तक जाएगा। तो कौन किस आंकड़े के अनुसार आता है, कौन किस आंकड़े में फिट आता है या कौन किस आंकड़े को प्राप्त करता है, सीधा ये कौन किस आंकड़े को प्राप्त करता है, उस अनुसार उसका HDI निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब समझिए, सबसे पहले तो स्कोर कितना के अंदर किया जाता है HDI का, 0 से 1 के बीच स्कोरिंग की जाती है। अब अगर किसी का स्कोर 0.8 से ऊपर है यानी एबव 0.1 तो उसका HDI उच्च माना जाएगा, यानी कि वो उच्च कैटेगरी में है। अब अमूमन सी बात है वो विकसित देश होगा कोई ना कोई, जहाँ का पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, राष्ट्रीय आय, ये सब ऊंचा होगा, तो उसका HDI, एजुकेशन, ये सब ऊंचा होगा। इस कारण उसका HDI 0.8 से ऊपर अगर जाएगा तो वो देश उच्च HDI वाला कहलाएगा, उच्च ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत उसको रखा जाएगा। अब दूसरा है 0.5 से 0.7, यानी बिटवीन 0.5 टू 0.7 जो रैंक पाएगा, जो अंक इतना पाएगा, उसको मध्यम HDI के अंतर्गत रखा जाएगा, यानी कि वो या तो विकासशील देश है या विकास की ओर उन्मुख देश है, विकास कर रहा है। तो जिसका HDI इतने के अंदर रहेगा वो मध्यम HDI वाला देश कहलाएगा, और जिसका स्कोरिंग 0.5 से नीचे जाएगा, बिलो 0.5, तो वो निम्न HDI वाला देश कहलाएगा, उसका HDI बहुत ही नीचे माना जाएगा। तो ये 3 क्राइटेरिया बनाया गया है उच्च, मध्यम और निम्न HDI का। जो जितना अंक पाएगा देश, उस देश का HDI उतना निर्धारित किया जाएगा। चूंकि इस आंकड़े को प्रतिष्ठा की नज़र से विश्व स्तर पर देखा जाता है कि भाई जिसका HDI ज़्यादा है यानी कि वो विकसित देश है। अब आते हैं बात आती है कि भारत का HDI कितना है और ये किस रैंक में आता है। तो 2019 के इंडिया HDI के वर्ल्ड रैंक में 129वां स्थान रखता है। तो 2019 का जो HDI था उसमें भारत का स्थान 129वां था, ये ध्यान में रखिएगा। अब जरा देखते हैं स्कोरिंग को कि किसका स्कोरिंग क्या गया है 2019 का। तो रैंक है इधर और ये कंट्री का नाम है और ये स्कोर है इसका। तो रैंक अगर देखा जाए तो 129वें रैंक पे इंडिया है और इंडिया का HDI जो है 0.647 है। अब जरा देखिए 0.647 किस में आएगा, मध्यम में आएगा। तो यानी कि मध्यम यानी कि विकासशील देश है हमारा, विकास की ओर उन्मुख हो रहा है। अब 134वां, अब हमारे पड़ोसी देश कुछ ले लीजिए, 134वां रैंक आया है, तो 134वें स्थान पर है भूटान और इसका HDI 0.617 है। तो लगभग हमारे टक्कर का है। बांग्लादेश ये 135वें स्थान पर है और इसका HDI 0.614 है। वैसे ही म्यांमार है और ये 145वें स्थान पर है और इसका HDI 0.514 है। नेपाल को देखा जाए तो रैंक इसका आ रहा है 147वां और इसका HDI 0.614 है। वैसे ही श्रीलंका, ये थोड़ा सा यूनिक बात आ गई कि श्रीलंका भारत से काफ़ी छोटा है और अर्थव्यवस्था भारत से काफ़ी छोटी है, फिर भी श्रीलंका 71वें स्थान पर है, यानी कि भारत से HDI के मामले में ऊपर है और इसका जो HDI है वो 0.780 है, यानी कि भारत के
पड़ोसी देश या जलीय पड़ोसी देश और स्थलीय पड़ोसी देश को लिया जाए तो सारे स्थलीय जलीय पड़ोसी देशों में भारत से ज़्यादा HDI वाला जो देश है वो है श्रीलंका। ठीक है, अब आते हैं चीर परिचित जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसका जो HDI है वो 0.560 है और रैंक में वो 152वें पायदान पर है। तो इस तरह से आपने देखा कि तुलनात्मक अध्ययन से आप पा रहे हैं कि किस देश का रैंक क्या आया है और HDI कैसा है। ठीक है, तो हमें लगता है भली भांति आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है और कैसे कैसे इसका निर्धारण किया जाता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो आर्थिक विकास मापने का आयाम है वो है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, यानी कि नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये भारत के स्तर पर मापा जाने वाला एक रिपोर्ट कार्ड है और इस आधार पर भी देश की स्थिति यानी आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है। अब यहाँ से आपको सिर्फ एक नंबर का सवाल उठेगा, पूछेगा कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट या नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब आया, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें थी। तो जो आपकी पुस्तक में वर्णित है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। पहली बार 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी, ये उस वक्त 2002 के तात्कालिक प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही ये नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट नई दिल्ली में जारी किया था। अब इसमें सबसे ऊपर इस रिपोर्ट कार्ड में सबसे ऊपर जिस राज्य का नाम था, यानी कि सबसे अच्छी स्थिति में जो राज्य था वो था केरल। ये ध्यान में रखिएगा, केरल सबसे ऊपरी पायदान पर था और उसी रिपोर्ट में एक बीमारू शब्द आया था। अब इस बीमारू शब्द का फुल फॉर्म विभिन्न राज्यों को लेकर है, यानी बीमारू राज्य का मेंशन इस रिपोर्ट में किया गया था। तो बीमारू में BI से बिहार, M से MP यानी मध्य प्रदेश और A से असम, R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश, यानी कि बीमारू राज्य में यही 5 राज्य सम्मिलित थे। इन 5 राज्यों का नाम आप बिल्कुल कंठाग्र कर लीजिए, याद कर लीजिए। पूछता है निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है, निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है, तो 5 का नाम, चूंकि बीमारू जब आप लिखेंगे इंग्लिश में BIMARU, तो इसका जब फुल फॉर्म निकालेंगे तो आपको 5 राज्य का नाम आ जाएगा। BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो बीमारू राज्य में सम्मिलित थे या हैं। अब आते हैं एक और नए टॉपिक पर, आधारीय संरचना। आपका आर्थिक विकास का माप यही 4 आयामों से किया गया। एक था राष्ट्रीय आय, दूसरा HDI, तीसरा हमने पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। इन 3 टॉपिकों को देखा आर्थिक विकास के अंतर्गत। अब एक और टॉपिक आता है, हालांकि इसको 5वां नंबर नहीं देंगे आप, ऐसे ही पॉइंट मान लीजिए, आधारित संरचना या आधारीय संरचना क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। ये 2 नंबर का सवाल जब भी आएगा परीक्षा में 2 नंबर का आएगा कि आधारीय संरचना क्या है। अगर कोस्ट में सिर्फ ऐसे भी दे दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो देश के आर्थिक विकास में जिन जिन क्षेत्रों का सहयोग है वो सारे के सारे क्षेत्र आधारित संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाते हैं। जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेजेस, जितनी भी संस्थाएं आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी, वो सब के सब आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाते हैं। यानी कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं ये। यहाँ से देश का अर्थव्यवस्था क्रिएट होता है, यहाँ से देश को रिच बनने में पुश किया जाता है, रिच बनने में मदद मिलती है, यानी कि देश धनवान बनता है इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के होने पर। अगर बिजली की अच्छी व्यवस्था है, परिवहन, संचार, बैंकिंग,
या स्कूल्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े कॉलेज, ये सब के सब संस्थान ऐसे संस्थान हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं और देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाते हैं। तो ये था आज का मुख्य टॉपिक जो आपके सामने मैं रखा। संभवतः आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट्स करके पुनः सवाल पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।